नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए होने वाली है प्यारे बच्चों क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को डील करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता दूं प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ये क्लासेस चल रही है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, इनफैक्ट किसी बोर्ड से, अगर आप स्पेशली बिहार बोर्ड से हैं और आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर को अगर आप कवर करना चाहते हो, तो ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर आपके लिए होने वाला है। क्योंकि होता क्या है ना कि आगे के बच्चों को लोग ध्यान रखता है, पीछे के बच्चों को लोग ध्यान रखता है, लेकिन बीच में माजिल फाजिल कर देता है। उसको लगता है ये मझला चैप्टर तो फाजिल कर देंगे, पर ऐसा नहीं करना है। हमें इस चैप्टर को बहुत आसान लैंग्वेज में समझना है। आज इसका पहला क्लास हो चुका था, आज इसका दूसरा क्लास है। तो जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम लोग रिकैप के ले लें। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर परिपथीय नियम। अगर आप लोग नए हो तो जाकर के प्लीज इससे पहले वाले वीडियोज को आप देखिए, और हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के आप पूरी चीजों को अच्छे से कॉपी पेस्ट, कॉपी असाइनमेंट सबके साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। मात्र बहुत ही ज्यादा सिंपल प्राइस पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें पढ़े क्या था, एम्पियर परिपथीय नियम आपको पढ़ चुके थे। बट एम्पियर परिपथीय नियम का अभी तक हम लोग एप्लीकेशन नहीं पढ़े थे, उपयोग नहीं पढ़े थे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर परिपथीय नियम का उपयोग। ठीक है, उपयोग। तो एम्पियर परिपथीय के नियम का उपयोग हम लोग आज पढ़ना है। हेडिंग आप लोग दे सकते हो चाहो तो। उसमें सबसे पहला है ना, लंबे लंबे धारावाही तार के द्वारा, लंबे धारावाही तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि हम एम्पियर परिपथीय नियम का इस्तेमाल करेंगे, और उसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या करने वाले हैं, लंबे धारावाही तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने वाले। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो कई दफा आ चुका है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये बता दूं प्यारे बच्चों कि हम लोगों को करना कैसे। तो सबसे पहले एक तार लेंगे। तो हम लोगों ने एक तार लिया, इस तार से कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम तभी काम करेगा जब आप उसे बंद करेंगे। तो इसे बंद किससे करेंगे, तो इसको बंद करेंगे एक सर्कल से। ठीक है ना, किससे बंद करेंगे, इसको एक सर्कल से बंद करेंगे ताकि हमको रेडियस एक जैसा मिले। तो हमने बंद सर्कल से कर लिया। और सवाल है, इस तार से कितना दूरी पर, ए दूरी पर हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। तो उतना ही दूरी का रेडियस लेकर के हमने क्या किया, इसे बंद कर दिया। ठीक, अब सबसे पहला सवाल क्या करेंगे, तो छोटा पार्ट काटेंगे। छोटा पार्ट तो बताइए, इसका छोटा पार्ट का, इसकी जो दिशा है डीएल, इसकी दिशा किधर है, इस तरफ है। डीएल की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैं आपको कल भी बताया था, आज पुनः बता रहा हूं कि जब भी किसी तार से निकालना हो, हालांकि मैं इसको लास्ट में आज लिखवा ही दूंगा, तो कैसे निकालते हैं, उंगली को रखो इस तार पर और इसको घुमाओ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगा, ऐसे गोल गोल होगा। तो तार अगर लंबा है तो दिशा क्या होगा, गोल गोल होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी इसी लाइन पर होगा। ठीक है, तो अब बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी, चूंकि छोटा सा एल है तो डी एल, और इंटू कौन सा थीटा, कॉस थीटा। अब चूंकि छोटा डीएल है तो छोटे फ्लक्स होगा। छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, चूंकि क्लोज यानी बंद की बात कर रहे हैं तो बंद इंटीग्रेशन। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है। उसी प्रकार डी फाई का क्या होता है, फाई। बी कहाँ निकाल देंगे, बाहर, क्योंकि सब जगह बी क्या मिलने वाला है, हमको कांस्टेंट मिलने वाला है। क्योंकि सर्कल है तो दूरी सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब अंदर खाली क्या बचेगा बुआ, डीएल। और यहाँ पे कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि बी और डीएल दोनों एक ही लाइन पर है। तो अब यहाँ पे जरा बताइएगा फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर होगा बी, छोटे छोटे डीएल, तो छोटे छोटे एरिया हो। तो देखिए तो टोटल एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, लेकिन यहाँ आई नहीं ए माने हुए, तो 2 पाई ए, और cos 0 का मान कितना होगा, 1। तो ये मैंने समीकरण पहला लिख लिया।
ठीक है, जो हमने फॉर्मूला से निकाला था, फ्लक्स वाले फॉर्मूला से। अब हम लोग जानते हैं एम्पियर परिपथीय नियम को। एम्पियर परिपथीय परिपथीय नियम, तो आपको याद होगा उसमें मैंने पढ़ाया था फाई बराबर म्यू नॉट इंटू आई, पढ़ाया था। तो ये समीकरण दूसरा हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब राइट हैंड साइड बराबर, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बराबर सेकेंड, मतलब समीकरण पहला बराबर दूसरा। तो क्या लिखेंगे, बी 2 पाई ए बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो बताइए बी बराबर क्या लिखेंगे, तो बी बराबर लिखेंगे म्यू नॉट बट्टा 2 पाई आई बट्टा, आ गया। पर कई लोग इसको चाहते हैं कि हम ऐसे लिखे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। अब चूंकि तुमने जबरदस्ती यहाँ 4 किया है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, फिर से वही बात आ जाएगा। लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का मान होता है 10 के पावर -7, जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए लोग ऐसा फैशनेबल तरीके से लिखने के लिए ऐसा कर देते हैं। कहिएगा सर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम और आप करने वाले कौन होते हैं, वो तो बोर्ड एग्जाम डिसाइड करेगा कि आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किस में देना है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक एम्पियर के परिपथीय नियम से लंबे धारावाही तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया होगा। कोई डाउट है आपको, नहीं है? तो एक काम कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो दोबारा इस वीडियो को चला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करिए, जल्दी से आप लोग लिखिए, तो माना कि लिखो, माना कि इसके नीचे 5 नंबरी क्वेश्चन पूछेगा ना इसको फेट करके, तो लिखिएगा माना कि एक धारावाही चालक जिसकी धारा आई है, जिसकी धारा आई है, जिससे ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग ना क्या करेंगे, लंबे धारावाही तार के द्वारा तो ये पता कर लिए, लेकिन अगर हमको इसके बी वाले में, ठीक है ना, वृत्तीय धारावाही धारावाही चालक के द्वारा अगर बी का मान पता करना है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, वेक्टर क्यों लगा रहे हैं? सीधा लिख सकते हैं म्यू नॉट बट्टा 2 आई बट्टे ए। ठीक है, म्यू नॉट बट्टा 2 आई बट्टे ए, ये एक के लिए है। अगर ऐसा ऐसा एन होगा तो यहाँ एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वृत्तीय के लिए हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको देख लेना है कि अगर मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ कि भैया किसी धारावाही चालक के द्वारा केंद्र पर कितना होता है, तो बी बराबर एन इंटू म्यू नॉट बट्टे 2 आई बट्टे ए। आप इसको डायरेक्ट अभी याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारा बोर्ड एग्जाम्स में हमें जितना परफॉर्म करके जाना है कि हमारा T20 चल रहा है, ज्यादा बॉल ना खाए हम लोग, ठीक है, तो 2x2 बात करेंगे। अगर आप क्लास की बात करोगे तो जाइए ना टेस्ट क्लास, टेस्ट जो होता है उसमें जाकर क्लास दिखाइए, जो मेन बैच होता है उसमें जाएगी, पूरा पूरा उसमें डिटेलिंग किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको देख करके काम चला लेंगे। अब सवाल है कि सर आपने दिशा के बारे में बोला था, दिशा कैसे निकालेंगे? हाँ, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि अगर एक तार धारावाही अगर ऐसे है, लंबे तार के द्वारा दिशा कैसे निकाला जाएगा। तो सुनिएगा, अगर लंबा तार होगा तो अपने अंगूठा को रखिए कहाँ बउआ, तार के विद्युत धारा गिर जाती है उसके दिशा में, और अपने हथेली को घुमाइए। तो जो हथेली को घुमाइएगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, है ना। तो ये जो दिशा होगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी दिशा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक है, अब ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो खैर, और अगर मान के चलो आपका जो विद्युत धारा है, ठीक है, अगर वो विद्युत धारा जो है वो अगर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या बोल रहा, अगर आपका विद्युत धारा ऊपर जा रहा है तो चुंबक की दिशा ऐसे गोल गोल होगा, और अगर विद्युत धारा ही गोल गोल जा रहा है तो चुंबक की दिशा ये अंगूठा दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
उल्टा, पहले तार करंट ऐसे तो ये चुंबक की दिशा, अब ये करंट की दिशा तो ये चुंबक की दिशा। तो अब बताइए अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब कि मेरा अंगूठा ऐसा होगा और ये ऐसे घूमेगा, तो अंगूठा बाहर की ओर, तो बाहर को कैसे दिखाए, तो ऐसे डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब किधर की ओर, बाहर की ओर। और अगर ये ऐसे घूमेगा तो अंदर की ओर, तो अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं। बस ये जानकारी के लिए है, ठीक है ना, कि बस हाँ ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा था कि लंबे तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रकृति है, जो लाइन है वो कैसा बनाता है, तो आप बोलिएगा सर्कुलर। और अगर सर्कुलर पे करंट दौड़ रहा है तो स्ट्रेट लाइन, बाहर की ओर अंदर की ओर, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, तो ये वृत्तीय के लिए था, ठीक है। तो हम लोगों ने आई होप यहाँ पर लंबे धारावाही तार के द्वारा हम लोगों ने एक बार इसकी वैल्यू निकाल लिया। लंबे तार के द्वारा गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और गोल गोल के द्वारा लंबा होता है, वो लंबा बाहर होगा कि अंदर होगा वो डिपेंड करता है। ऐसे घूमेगा तो बाहर, और ऐसे घूमेगा तो अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक मैं आपको समझा पाया हूँ कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और उसके उपयोग क्या क्या है। तो आई थिंक प्यारे बच्चों हम लोगों ने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, तो हमने आपको पढ़ा दिया बायोट सावर्ट का नियम क्या है, एम्पियर परिपथीय नियम क्या है, उसके उपयोग क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलिनॉइड, ठीक है जी हाँ। एक बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है परिनालिका, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक, स्टार लगा देता हूं। इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। टॉपिक का नाम है परिनालिका। परिनालिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ठीक है। हाँ, अब सवाल है ये परिनालिका आखिर होता क्या है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सरल सिंपल मैं आपको जवाब दूंगा परिनालिका क्या होता है। तो आप कहिएगा, देखिए सर, एक ऐसा आपने देखा होगा जिसको स्प्रिंग भी आप कह सकते हो, एक तरह के स्प्रिंग का शेप रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा वैसा चालक जिसमें बहुत ज्यादा फेरों की संख्या हो, मतलब बहुत ज्यादा घुमाव हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका, ठीक है। तो लिखिए तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी परिनालिका की परिभाषा लिखवा देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट, देखो मैं तो कोई ऐसा ना यूट्यूबर टीचर हूँ ना यूट्यूबर मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा मेथड है कि जैसे हम क्लास में आपको फील करके पढ़ाते हैं, प्लीज आप अपना कॉपी किताब लेके उसी तरह से चीजों को लिखिए। खुद से लिखिएगा तो परिभाषा बनेगा, और ला करके घसेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, घसने से कुछ नहीं होगा। तो आप जानकारी नहीं, आप पढ़ाई कीजिए। जानकारी लेना और पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है। तो आप प्लीज बैठ करके जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे आप लिखो, ठीक है, जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो लिखिएगा, ठीक है। कि हाँ, लिखिएगा प्रणालिका में वैसा यंत्र जो बहुत सारे फेरों को एक कुंडली में रखता है, एक कुंडली में रखता है, उसे परिनालिका कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे फेरों को एक कुंडली में रखता है उसे क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, करंट यहां से जाएगा आई, कितना करंट जाएगा आई, ठीक है। अब सुनिएगा, तो जब मैंने आपको अभी बताया था कि जब ऊपर जाएगा तो ऐसे, और नीचे से आएगा तो ऐसे, जब गया तो अंदर की ओर थपकी मार रहा है, और जब आया करंट तो बाहर की ओर मारेगा, तो करंट तो ऐसे ही ना घूमेगा, ऐसे ऐसे। तो एक बार अंदर एक बार बाहर। तो मान के चलो यहाँ पर हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर यहाँ लेते हैं, तो अंदर मतलब एक बार बाहर और एक बार अंदर। तो मान के चलिए अंदर वाले को दिखा रहे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तार के द्वारा, और इस पे दिखा रहे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। तो ऐसा यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, मेरा ही जलवा। तो ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं ऊपर वाले को ऐसे मान लूं, इसको एक ब्लॉक में डाल दूं, इसको मैं एक ब्लॉक में डाल दूं, और इस ब्लॉक को मैं अलग कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए तो क्रॉस 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 क्रॉस, कुछ क्रॉस क्यों लिख दिए भाई, पहले ऊपर डॉट न था, डॉट
डॉट डॉट डॉट डॉट, नीचे देखो, नीचे मैंने लिखा क्रॉस 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 क्रॉस, और इसमें इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके बीच में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बिना बंद किए हुए हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगा सकते हैं क्या, तो आप बोलेगा नहीं लगा सकते हैं। तो इस परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है आखिर वो कितना है, उसको जानने के लिए पहले हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, लेकिन एम्पियर का परिपथीय नियम तभी काम करेगा जब आप इसे घेरिएगा। ठीक है, तो मैंने घेर दिया ए बी सी डी, ठीक है, मैंने घेर दिया इसे। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी मैंने ले लिया एल, इसकी चौड़ाई कितनी ले लिया बी, लंबाई गुना चौड़ाई। अब आते हैं मुद्दा पर। तो अगर हमने क्या सीखा है अभी एम्पियर की परिपथीय नियम से, कि भैया पहले फ्लक्स लगा लो, जितना फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स, और फिर एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देना, दोनों को बराबर करना, वैल्यू निकल जाएगा हमारा। यही तो हम इससे पहले भी कर रहे थे। तो मेरा सवाल है ना प्यारे बच्चों, कि ध्यान से देखना, ये तो 4 पार्ट में निकला हुआ है, तो चारों पार्ट का पहले हम फ्लक्स निकाल कर एक करेंगे, तब उसको हम बराबर करेंगे किसके साथ, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स ए बी का, ठीक है, पहले ए बी का पता करते हैं। ठीक है, ये लीजिए, पहले हम इसी का पता करते हैं ए बी का। ठीक है, तो अब जरा पता कीजिएगा ए बी का, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला सबको पता है, फ्लक्स ए बी बराबर बी डी एल और कॉस। लेकिन ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ए बी नीचे की ओर है, मतलब 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड ए बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप बताइए 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर आपको क्या मिल रहा है बउआ, जीरो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो। अब आता है बी सी का, तो यहाँ पे फ्लक्स लिखेंगे, क्लोज है तो क्लोज इंटीग्रेशन, फ्लक्स किसका, बी सी का, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी का बी ए रहेगा, डीएल छोटा सा लंबाई काटेंगे, और कॉस यहाँ 0 डिग्री, क्यों कॉस 0 डिग्री होगा, सो देखिए, लंबाई भी इधर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की ओर है, तो दोनों जब एक ही तरफ है तो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से फाई बराबर, यहाँ से क्या होगा, बी सी, फ्लक्स का फाई होगा, डी फाई का फाई होगा, यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं डी फाई, तो डी फाई का फाई होगा। अब बताइए, बी बाहर आ जाए, क्योंकि बी यहाँ एक समान है, देखिए बी सब एक समान है, बी यहाँ एक समान है, अंदर क्या होगा, डीएल और cos 0 का मान 1। तो छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, मतलब छोटे छोटे लंबाई को काटेंगे तो कुल लंबाई क्या होगा, एल, जो कि दिखाई भी दे रहा होगा, तो कुल लंबाई एल, समीकरण पहला। ठीक है, अब आता है, समीकरण पहला क्यों कर रहे हैं, तो हमको 4 को निकालना है ना। अब सी डी के लिए चेक करेंगे, तो फिर से बोलेंगे फ्लक्स सी डी, डी मतलब छोटा सा, इंटीग्रेशन मतलब क्लोज इंटीग्रेशन। तो आप बताइए फिर से फ्लक्स बी डी एल और cos 90 डिग्री, क्यों cos 90 डिग्री, फिर से वही वाली कहानी, गिरी नंदनी नंदित वेद निवस, हो गया, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्स सी डी बराबर, अब आएगा फ्लक्स डी ए की बारी, फाइव डी ए, बी बराबर जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस लाइन के बाहर है ही नहीं, तो इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, बाहर तो है ही नहीं। ठीक है ना, ये किसने है जो दिल पे दस्तक दिया, तुम तो अंदर थे फिर बाहर कौन है, ठीक है, तो कह रही वही, तुम तो अंदर थे फिर बाहर कौन था, तो बाहर ये भाई साहब था। तो बी बराबर क्या है, जीरो। तो आप बताइए फाइव डी ए बराबर क्या होगा, तो जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमको कुल फ्लक्स देखना हो, क्या देखना होगा वो, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स के लिए मैं क्या करूंगा, सारे को जोड़ूंगा, तो फाई बराबर, तो फाई ए बी मतलब एक पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट को बच्चे लोग जोड़ेंगे,
BC, फाई CD, फाई DA। ठीक है, तो एक की वैल्यू 0, दूसरे की वैल्यू BL, तीसरे की वैल्यू 0, चौथे की वैल्यू 0। तो बताओ फाई का कुल वैल्यू क्या आया? तो आप बोलिएगा फाई का कुल वैल्यू कितना आया? BL। समीकरण पहला। अब निकालना है हमको यहाँ पर एम्पियर परिपथीय नियम से। कौन से परिपथीय? एम्पियर, एम्पियर परिपथीय नियम। तो याद है एम्पियर परिपथीय नियम क्या कहता था? म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए वो फेरा नहीं है, एक फेरे का म्यू नॉट इंटू आई। अगर एन रहेगा तो एन फेरा होगा। ठीक है, तो एन इंटू म्यू नॉट इंटू आई, चूंकि यहाँ पर एन संख्या में फेरा है तो एक का इतना होता है, तो एन का कितना होगा? एन गुने। ठीक है, तो अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर दें। तो ऐसे हालात में बोलेंगे समीकरण पहला बराबर दूसरा। तो आप बोलिए पहला कितना है? BL। अब बोलिए दूसरा कितना है? N म्यू नॉट इंटू आई। तो आप बताइए B बराबर यहाँ से क्या आएगा? तो B बराबर होगा N म्यू नॉट अपॉन L और इंटू आई। तो B बराबर क्या होगा? तो आपको पता है बड़े वाला N नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेट, फेरों की संख्या प्रति लंबाई में, इसको छोटा वाला N कहते हैं। मतलब बड़ा वाला N और लंबाई को आपस में मिलाकर छोटा वाला N लिखते हैं, यानी फेरों की संख्या प्रति लंबाई में। ठीक है, तो प्रति इकाई लंबाई में, तो ये हमारे पास आ गया। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया परिनालिका का ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। आप बस इतना याद रखिएगा कि भैया अगर एक परिनालिका के फेरों की संख्या कितनी होती तो क्या बोलिएगा? N म्यू नॉट इंटू आई। समझ में आ गया? N म्यू नॉट इंटू आई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक परिनालिका के बारे में पढ़ लिया। परिनालिका को फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, बट आपके लिए थोड़ा वो रिक्सी हो जाता कि सर ये कहाँ से लाया। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आपकी इच्छा हो देखो, आपकी इच्छा हो मत देखो, बट ये थोड़ा सा एक बार मैंने रख दिया ताकि आपका कॉपी में थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। एक बार आप देख लीजिएगा इसको, और कुछ नहीं। परिनालिका का फॉर्मूला याद रखिएगा। परिनालिका के बाद एक और टर्म आता है, वो ट्रॉयड। और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में चूंकि सेम इसके उच्चारण है, इसीलिए मैं इसको ट्रॉयड ही लिखता हूँ। ठीक है ना, ट्रॉयड को ट्रॉयड भी हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, अब ट्रॉयड क्या करता है? जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को पकड़ कर ऐसे आपस में मिला दो तो गोला बन जाएगा। तो मतलब आपने क्या किया? परिनालिका को ही गोला वृत्तीय रूप दे दिया। तो परिनालिका को ही जो तुम वृत्तीय रूप दोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉयड। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको बोलेगा कि भाई ट्रॉयड क्या है, तो आप तुरंत बोलिएगा हो गया। तो लिखिएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर होगा। तो बताइए इस टॉरॉयड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आकृति है वो किस आकृति का है? तो वृत्तीय आकृति का है। लेकिन परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किस तरह का था? तो स्ट्रेट लाइन का था, है ना। कैसा था बउआ? सरल रेखा का था। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो नेचर है वो कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा होता है, और इसमें कैसा होता है? तो वृत्तीय होता है। ठीक है, तो जरा लिखिएगा टॉरॉयड के बारे में। ठीक है, देखिएगा परिनालिका को मोड़कर, परिनालिका को मोड़कर वृत्तीय वृत्तीय आकृति देने से प्राप्त, आकृति देने से प्राप्त प्राप्त यंत्र को टॉरॉयड कहते हैं। टॉरॉयड कहते हैं। ठीक है, अब टॉरॉयड का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, B बराबर N म्यू नॉट इंटू आई। बस फर्क ये है कि N बराबर होता था N बट्टे L, याद आया? N बट्टे L म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन चूंकि पता है कि किसी वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होती है, तो यहाँ पर L ना होकर 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वृत्त की परिधि उसकी लंबाई होती है, तो चाहे 2πr लिखो चाहे L लिखो, वैल्यू तो उसका सेम ही होगा, खाली वो बोलने का L तरीका होगा मतलब लंबाई, और ये बोलने का परिधि तरीका होगा 2πr। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है,
एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मैं अगले पड़ाव पे चलता हूँ। अगला पड़ाव बहुत अच्छा है, आप एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब आता है जब मैंने पथ की बात की है वृत्तीय, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए आप, ऑब्जेक्टिव नंबर ए लिखिएगा। जब कोई, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक मैं आपसे बात करता हूँ, बात क्या करता हूँ, जब एक गतिमान आवेश पर कितना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल लगता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। ठीक है, गतिमान आवेश पर कौन सा बल हुआ, चुंबकीय बल। अब कैसे लगता है चुंबकीय बल, तो चलो समझाता हूँ। ये टॉपिक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव तो इससे पक्का रहता है, ठीक है ना, इसीलिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे। तो क्या कह रहा है, मान के चलो कि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय। तो ये रहा हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जब इसमें आवेश आया, क्या आया बउआ, आवेश। तो जब आवेश की वेलोसिटी कितनी है v, और कितना एंगल बना के आ रहा है, थीटा। तो जब एक गतिमान आवेश, जब कोई एक आवेश गतिमान होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। और कौन सा बल लगता है बउआ, चुंबकीय बल लगता है। कितना लगता है बउआ, तो कहा गया कि इस पर जो चुंबकीय बल होता है वो समानुपाती होता है आवेश के। किसके समानुपाती होता है, आवेश के। जितना ज्यादा आवेश होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही ज्यादा इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। उसके बाद समानुपाती होता है वेलोसिटी के। वेलोसिटी जितना स्पीड में आएगा, बल उतना क्या लगेगा, तगड़ा लगेगा। और चूंकि यहाँ पे बल एक सदिश राशि है, और मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि अदिश राशि अपने साथ कॉस थीटा लेके चलता है, और सदिश राशि अपने साथ साइन थीटा लेके चलता है। तो जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती है, किसके समानुपाती है प्यारे बच्चों, साइन थीटा के। किसके समानुपाती है प्यारे बच्चों, साइन थीटा के। तो यहाँ पे साइन थीटा के समानुपाती है। ठीक है, अब उसके बाद जितना ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। जितना अधिक ये शक्तिशाली होगा चुंबकीय क्षेत्र, उतना ही अधिक बल को प्रोड्यूस करेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सारे शब्दों को मिला दूं, तो एफ बी प्रोपोर्शनल हमारे पास बनता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू भी बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, समानुपाती हटाने पर नियतांक लगता है, लेकिन यहाँ के नियतांक कुछ भी नहीं लगेगा, जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, वन मान लीजिए। तो यहाँ पर खाली क्या बच जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, एफ बी बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, एफ बी, तो एफ बी बराबर यहाँ से क्या हो गया, क्यू। तो यहाँ से अगर क्यू भी बी साइन थीटा आ गया, अब मेरी बात एक सुनना है आपको। अगर हमको एफ बी का महत्तम मान चाहिए, मैक्सिमम मान चाहिए, तो पक्की बात है थीटा बराबर 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर खाली क्या बन जाएगा, क्यू भी बी। क्योंकि महत्तम मान तभी निकलेगा जब ये 90, सब ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। 90 डिग्री साइन 90 का मान यहाँ पर क्या होगा, 1। तो साइन 90 हट जाएगा, खाली ये बच जाएगा। अगर हमको न्यूनतम मान चाहिए होगा, तो मिनिमम, तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो न्यूनतम मान, महत्तम मान, फॉर्मूला आपके सामने है। अगर हमसे सदिश रूप पूछेगा, तो सदिश रूप पूछने के लिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, साइन हट जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, साइन हटने पर क्रॉस लगता है, तो चार्ज तो अदिश राशि होता है। तो आवेश कहता है हमको तुम्हारे झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अदिश राशि है। लेकिन वेलोसिटी तो सदिश राशि है। तो भी और बी, लेकिन एक दूसरे पर क्या लग गया, वेक्टर, और क्रॉस लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर साइन है तो क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। साइन है तो क्या लगा देंगे बुआ, क्रॉस लगा देंगे। तो ये हमारा कौन सा रूप बन गया, सदिश। कौन सा रूप बन गया, सदिश। तो आप याद रखिए, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का ये कौन सा रूप है, सदिश। ऐसे पूछता है। और ये हमारे पास ये बल आ गया, और ये हमारे पास चीजें आ गई। इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, तो दाएं हाथ के नियम से, भी पे हाथ रखिए, बी को उड़ना चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब जानकारी हटाइए, इसलिए हटाइए क्योंकि प्यारे बच्चों, बात वही है कि हम लोग मेन कोर्स तो कर नहीं रहे,
लिमिटेड जगह पे लिमिटेड चीजें यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, गतिमान आवेश में चुंबकीय बल आपको इतना लगने वाला है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, तो मैं लिखवाता हूँ। जब Q आवेश V चाल से B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब उस पर F चुंबकीय बल लगता है, जिसका परिमाण हम लोगों ने यहाँ से देख दाख लिया है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर आता है ए नंबर में, केस 1 लिखिएगा। जब आवेश यानी Q 0 डिग्री पर प्रवेश करे, कितना पर प्रवेश करेगा? जब आवेश Q 0 डिग्री पर, जैसे ही 0 डिग्री पर प्रवेश करेगा तो बताओ तो उस पर एफ बी का मान कितना होगा? क्यू भी बी साइन 0। तो बताइए यहाँ पर एफ बी का मान कितना होगा? 0, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। और जब उस पर कोई बल नहीं लगेगा तो क्या उस पर कोई गति में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन साहब के प्रथम गति का नियम क्या कहता है? जो वस्तु जैसन रही वैसने रही, जब तक कि बाहरी से ओकरा धक्का देवे वाला नहीं खे वाला। तो जब तक कोई ओकरा से बाहरी से बल नहीं लगेगा, तब तक वो जिस चाल में था उसी चाल में वो चलते रहेगा। तो इसकी जो पथ होगी वो कौन सी पथ होगी? सरल रेखा। कौन से पथ पे चलेगा? सरल रेखा पर। जैसे जा रहा था वैसे ही आवेश क्या होगा? गतिमान रहेगा। ठीक है, अब आता है केस 2। केस 2, जब 90 डिग्री पर आएगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको मैं बता दूं कि वृत्तीय गति, क्लास 11th में एक चैप्टर है वृत्तीय गति, उसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु सीधा जा रहा है और तुम उसका साइकिल के हैंडल में अपनी ओर खींचोगे, तो वो वस्तु वहां पर क्या होगा? नच क्यों नहीं गिर जाएगा? मारा में एक्चुअली नच से गिर बस, है ना? तो मतलब अगर तुमने उसको अगर ऐसे खींच लिया, मतलब अगर वो जा रहा है सीधा और तुमने बल लगा दिया ऐसे टेढ़ा, इधर धक्का दे दिया, तो वो पार्टिकल क्या होगा? ऐसे आगे घूम कर क्या होगा? गिर जाएगा। तो जब भी आपका बल और आपकी गति 90 डिग्री पे होता है तो वहां पे सर्कुलर बनना चालू हो जाता है, तो यानी वृत्तीय पथ। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री पर इंटर करेगा तो ये पथ बनना चालू हो जाएगा वृत्तीय। कैसा पथ बनेगा? वृत्तीय। तो याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा कि अगर 90 डिग्री प्रवेश करेगा तो कैसा पथ बनेगा? वृत्तीय। और अगर ना 90 पे करे ना 0 पे करे, कोई भी एंगल पे करे, थीटा बराबर किसी भी एंगल पे करे, कोई एंगल 90 0 छोड़कर, तो आपको पता है कि कोई एंगल पे करेगा, मान लीजिए इतना पे किया, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, दो घटक, एक सीधा और एक ऐसे। तो वस्तु आगे भी बढ़ेगा, वस्तु गोल गोल भी घूमेगा, क्योंकि ये दो भागों में टूट गया ना अब, तो ये इस तरह से चलेगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स, कुंडलीकार। कुंडली है ना, हेलिक्स, हेलिकल। कुंडली मतलब नहीं बोलते हैं, हमारा घर में तो कुंडली मार के बैठल छे। तो इस तरह से आगे भी बढ़ते रहेगा और क्या होगा? गोल गोल भी नचते रहेगा, तो इसको बोलते हैं कुंडली। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ये सब ऑब्जेक्टिव, इसको छुच्छे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास में जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आप देखिए कि कितना ऑब्जेक्टिव इस पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट। अब सवाल है, अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब क्यों आवेश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया, अब है हमारे पास एक टॉपिक जिसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स यानी बल। अब ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है। तो प्लीज आप इसे एक बार डबल स्टार में रख लीजिएगा और 2 नंबरी के लिए इसे याद कर लीजिएगा लॉरेंज फोर्स को। ठीक है, आज ऑब्जेक्टिव ज्यादा आया है, लेकिन पहला 2 नंबरी आपके सामने आया लॉरेंज फोर्स, रटने वाला, याद करने वाला। तो अब सवाल है लॉरेंज फोर्स आखिर क्या होता है। तो देखिए, लॉरेंज साहब ने बहुत सिंपल बोला कि अगर कोई आवेश है और अगर वो गतिमान कर रहा है, तो उस पर दो बल लगेंगे, एक तो चुंबकीय बल लगेगा और एक कौन सा बल लगेगा? विद्युतीय बल लगेगा। तो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों बल के संयुक्त प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। सिंपल सी बात है, अगर एक आवेश गतिमान होगा तो आवेश, गतिमान आवेश अपने साथ दो बल लेके आएगा, एक चुंबकीय और एक क्या? विद्युतीय। तो जब दोनों का संयुक्त प्रभाव होगा उस पर, तब हम लोग क्या बोलते हैं? उसी संयुक्त प्रभाव को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। तो लिखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बी के बारे में। तो हमको लगता है ई आता ही नहीं होगा, ई आता है लेकिन उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों को बल को मिला देगा तो संयुक्त रूप से जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे? लॉरेंज बल। तो लिखिएगा, लिखिएगा, विद्युतीय और चुंबकीय बल के
संयुक्त प्रभाव को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज। तो बताइए एफ एल बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? एफ एफ ई का मान होता है क्यू इंटू ई। याद है क्लास पहला चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई प्लस बी का कितना होता है, तो बी का तो अभी पढ़ाया यहाँ पर देखिए, क्यू भी क्रॉस बी। तो क्यू कॉमन ले लूं, तो जब क्यू कॉमन लूंगा तो एफ एल का मान हो जाएगा क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी। हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो चलिए हमारा आज के लिए यहाँ पे बात खत्म होता है। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, जितना एक बार दोबारा अगर लेक्चर को देखना है तो दोबारा देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आज हमने परिनालिका पढ़ा। हाँ, अरे आज तो हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही देख लिया है। एम्पियर के परिपथीय नियम, ये आपको 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा, 5 नंबरी में भी इसका उपयोग करेगा। परिनालिका का फॉर्मूला के रूप में काम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी निकाल सकता है, और एक यहाँ पे लॉरेंज बल हो गया। तो आज आप लोग घर पे जाकर के इतना क्लियर कीजिएगा, कल की क्लास में आएंगे तो शायद हम लोग साइक्लोट्रॉन पे बात करेंगे, एक 5 नंबरी क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप चाहो तो एप्लीकेशन पे जा करके वहां पे सारा कुछ अवेलेबल है, वहां पे आप जा करके देख सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक दबा के करो।